नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूके बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरीश रावत को लेकर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं तो हरीश रावत बीजेपी में आए। मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। वो है जहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आजाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पर कुछ बूथ है मेरे पास। बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से काफी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूं, जहां पर थोड़ा काम करेंगे तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। हरीश रावत को लेकर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं तो हरीश रावत बीजेपी में आए हैं। मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, हरीश रावत को बीजेपी में आने का ऑफर मिल रहा है, क्या ये हरीश रावत पर हमला करने का बीजेपी का तरीका है? जी नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से सवाल खड़े किए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्योंकि मतलब हरीश रावत को लेकर बयान दिया, तो अपने आप में ये बड़ी चीजें हैं क्योंकि नॉर्मली हरीश रावत के लिए ऐसे बयान कोई देता नहीं है। और इस समय अगर हरीश रावत के लिए इस तरह से बयान आए हैं जी और हरीश रावत को घेरने की कोशिश की गई है, वो भी विनोद चमोली द्वारा, तो एक बहुत बड़ी चीज है। वैसे ही विनोद चमोली उनको ऐसे कई बार इस तरह से आरोप लगा चुके हैं कि वो मुस्लिम हितैषी हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने यही बात कही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता जा रहा है। आए दिन भालू के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं वन विभाग भी इस हमलों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। इसके चलते कांग्रेस द्वारा देहरादून के वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घेराव किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वन मुख्यालय के बाहर नकली बंदूक लहराने का काम किया, जिसको निंदनीय बताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देते हुए बंदूक लहराकर इस प्रदेश में युवाओं को हिंसा की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। हिंसा की बात कर कानून से खिलवाड़ कांग्रेस की पुरानी आदत है। देखिए, कांग्रेस की इस समय विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो चुकी है और उनके बड़े बड़े नेता जब इस तरह का जो है एक बंदूक लहराने का काम करेंगे किसी विभाग में जाके अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अधिकारियों के सामने, तो क्या वो डराना चाहते थे कानून को अपने हाथ में लेकर के? बंदूक चाहे नकली हो या असली, लेकिन उसका संदेश कहाँ तक जाता है? आप कांग्रेस को मुझे लगता है कि पिछले इतिहास पर अगर हम कांग्रेस के जाए तो हिंसा भड़काने का काम जिस तरीके से कांग्रेस के लोग करते हैं, आज वही उन्होंने असलियत दिखाने का काम किया। उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी-अभी नवनियुक्त पद पर बैठे हैं और इस तरह की प्रदेश के अंदर एक बंदूक लहरा कर के क्या मैसेज वो देना चाह रहे थे इस प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। इस तरह की हरकत की उम्मीद माननीय गणेश गोदियाल जी से नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और आज इस तरह की हरकत करके उन्होंने दिखा दिया कि वो उसी कांग्रेस पार्टी के हैं जहां से हिंसा का जन्म हुआ है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में वन्य जीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता जा रहा है। आए दिन भालू के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं वन विभाग भी इन हमलों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। इसके चलते कांग्रेस द्वारा देहरादून के वन मुख्यालय में
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घेराव किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वन मुख्यालय के बाहर नकली बंदूक लहराने का काम किया, जिसको लेकर निंदनीय बताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देते हुए बंदूक लहराकर इस प्रदेश में युवाओं को हिंसा की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं। हिंसा की बात कर कानून से खिलवाड़ कांग्रेस की पुरानी आदत है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और सरकार इसी दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उत्तराखंड सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। पिछली घटनाओं में भी सरकार की मंशा साफ दिखी है कि किसी भी युवा के साथ भेदभाव ना हो। उपनल कर्मियों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने के प्रयास में है, क्योंकि राजकीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हड़ताल ही एकमात्र विकल्प नहीं होता। राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज अधिक सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जनता, कर्मचारी और उपनल कर्मी सभी से सहयोग की अपेक्षा है ताकि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पूर्ण हो सके। परिहार ने कहा कि उपनल कर्मियों के प्रति सरकार की सहानुभूति है और बहुत जल्द एक बेहतर समाधान सामने आएगा। हड़ताल एकमात्र माध्यम नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारा राज्य आज 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस परिप्रेक्ष्य में हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम यहाँ के जनता जनार्दन से भी जहाँ सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वहाँ जो राजकीय सेवा में अपना सेवा जो दे रहे हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इसी प्रकार से उपनल के जो कर्मी हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ताकि हम इस राज्य को उसके जिस कारण से इस राज्य की अवधारणा को साकार किया गया, जिस कारण से राज्य बनाया गया, वो राज्य की अवधारणा पूर्ण हो सके। इसलिए सबको इस राज्य के विकास में, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और हमारी सहानुभूति उपनल कर्मियों के साथ है। निश्चित रूप से सरकार इसका कोई एक बेहतर समाधान निकालेगी। उत्तराखंड सरकार के उपनल कर्मचारी 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है, लेकिन इसी बीच बेरोजगार संघ की इस धरना प्रदर्शन में एंट्री हो गई है। उत्तराखंड के 22,000 से अधिक उपनल कर्मी नियमितीकरण और समान वेतन के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार संघ ने प्रेस वार्ता कर उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग को बेबुनियाद बताया है, जिस पर उपनल कर्मचारियों ने बेरोजगार संघ को अपना कार्य करने की सलाह दी है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा, उपनल अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है। पूर्व सैनिकों को नौकरी देने के बदले कई व्हाइट कॉलर ने अपने सगे संबंधियों को बैकडोर से भर्ती कराई है, जिसके तहत यह नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। इससे हमारे परीक्षार्थी युवाओं को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में सरकार ने उपनल कर्मियों की नियमितीकरण में मजबूत पक्ष नहीं रखा है, जिसके तहत अब बेरोजगार संघ हाई कोर्ट में उपनल कर्मियों की नियमितीकरण पर रोक लगाने को लेकर पिटीशन डालेंगे। ये बैकडोर से वो तो कुछ भी कहेंगे ना, बैकडोर से लाए चाहे फ्रंट डोर से लाए, कैसे लाए बैकडोर से? क्या आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे बैकडोर से लाए? भैया उपनल जो बना है राज्य सरकार का उपक्रम है और माननीय न्यायालय उस चीज को हम जैसे 22,000 कर्मचारी की नियुक्ति को वैध मान चुके हैं, तो आप कैसे, आप हाई कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हो क्या अपने आपको? मैंने कल चेतावनी भी दी थी उनको कि आप हमारे बीच में आए, आपकी लड़ाई हमसे नहीं, आपकी लड़ाई सरकार से है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ अभी भी प्रेस के माध्यम से कि ये लड़ाई अब सरकार को छोड़ करके आपके बीच होने वाली है। आप हमारे उसमें मत पड़िए, आप अपना काम सरकार से, आपकी लड़ाई हमसे नहीं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बेरोजगार संघ उपनल कर्मचारी आमने सामने कैसे आ गए? जी, उत्तराखंड की सड़कों में लगातार जारी है। उनकी मांग है कि जो ये उपनल कर्मी है उनको नियमित किया जाए। इसी बात पर जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को फटकार लग चुकी है,
क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो उपनल कर्मियों के पक्ष में था। उसके बावजूद जो है राज्य सरकार ने अभी तक इन कर्मियों को नियमित नहीं किया है। इसी मांग को लेकर उपनल कर्मी धरने पर है। हालांकि जो बेरोजगार संघ है इसकी भी एंट्री इसमें हो चुकी है। बेरोजगार संघ का साफ तौर पर कहना है कि इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी की बैकडोर के जरिए एंट्री की गई है। साथ ही साथ बिना किसी एग्जाम दिए जो है ये सरकारी नौकरी पर है और अब ये चाहते हैं कि इनको नियमित किया जाए, जो कि जिसके के खिलाफ में अभी बेरोजगार संघ है। और बेरोजगार संघ की मांग ये है कि इन कर्मियों की नियुक्ति या नियमितीकरण इनका नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अब राज्य सरकार का क्या कुछ कदम रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है और क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प जरूर होगा। जी आलोक, क्या दोनों की अलग अलग मांग है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए उपनल जहाँ तक उपनल कर्मियों की मांग है वो चाहते हैं कि उनको नियमित किया जाए, लेकिन बेरोजगार संघ की मांग ये है कि ये जो कर्मी धरने पर बैठे हैं उनका नियमितीकरण ना किया जाए, क्योंकि बेरोजगार संघ का कहना है कि इनकी एंट्री जो है बैकडोर से हुई है, सोर्स के जरिए इनकी एंट्री हुई है। क्योंकि उपनल जो है उपनल टेम्पररी बेस पे जो है लोगों को रखता है और वही जो उपनल कर्मी है उनको जिनको 10 से 12 साल हो चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि उनको अब नियमित नहीं किया जाता, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती तो वो और कुछ क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो काम था वो यही है कि उपनल कर्मियों के माध्यम से, उपनल के माध्यम से ही जो है उनको सरकारी नौकरी पर लगाया गया था। हाँ, वो टेम्पररी जरूर था, लेकिन जब ये कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब बेरोजगार संघ का कहना है कि जो लोग एग्जाम देके, जो पेपर देके सरकारी जॉब्स पाते हैं, सरकारी नौकरियां पाते हैं, उनके लिए ये चीज जो है खराब हो सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि उपनल कर्मियों की नियमितीकरण ना किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। महापौर विकास शर्मा ने नगर के समग्र विकास को गति देते हुए शहर के कई वार्डों में ताबड़तोड़ शिलान्यास कर करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात दी। वार्ड 40 में छठ पूजा घाट, वार्ड 11 खेड़ा में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण, वार्ड 23 और 26 में सीसी सड़क व नाली निर्माण तथा वार्ड 21 में नाली व पुलिया निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। शहरवासियों ने जगह जगह महापौर का गर्मजोशी से स्वागत किया। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर में विकास अब कागजों पर नहीं, जमीन पर नजर आ रहा है। नगर निगम कई जल कल्याणकारी सेवाओं को जोड़कर कार्य क्षेत्र बढ़ा चुका है। सिंह कॉलोनी में पहला आयुष्मान आरोग्य केंद्र शुरू हो चुका है और 7 और केंद्र खोलने की तैयारी है। महापौर ने कहा कि नगर निगम पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, कई वार्डों में ताबड़तोड़ शिलान्यास हो रहा है, करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जा रही है, कितना लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है? जी अगर बात करें रुद्रपुर में, अगर बात करें महापौर विकास शर्मा लगातार अगर बात करें केवल बाटों में नहीं, पूरा रुद्रपुर में विकास कार्य को एक अहम सौगात दिया गया है। लेकिन जो जनता में एक खुशी का लहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता में पहले ये जो शिलान्यास था, रोडों की बात है चाहे नालों की बात है, लगातार विकास शर्मा आने के बाद यहाँ पर लोगों में उत्साह, एक खुशी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज ये देखने को मिल रहा है, रुद्रपुर में सबसे जो मेन अहम चौराहा है डीडी चौक और इंदिरा चौक, वहां भी एक वो चौराहा का नाम बदलकर वहां पे एक डमरू चौक और एक त्रिशूल चौक भी बनाने की बात कही गई है। वो भी उनका जो डेमो है, डेमोग्राफी बहुत बन चुके हैं। लेकिन इसमें जनता में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है, जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज ये देखने को मिलेगा 2027 में जो चुनाव है उनको जो भाजपा की ओर ज्यादा इस आकर्षित देखने को मिल रहा है इस विकास कार्य को देखते हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए तथा उनकी बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में यूआईडीबी के हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र का पुनोद्वार और सती कुंड और आसपास के क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया। ऋषिकेश में आस्था पथ सौंदर्यकरण से संबंधित प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया। लोक निर्माण विभाग से संबंधित राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत देहरादून किमाड़ी लंबीधार कार्ट मैकेंजी कंपनी गार्डन मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 24 तक सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन में परिवर्तन हेतु अतिरिक्त पहाड़ कटान क्रॉस ट्रेन
एवं दीवारों के निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया। उत्तराखंड में हाल के दिनों मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। भालू, बाघ, तेंदुआ और हाथी जैसे वन्य जीव रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। विशेष रूप से भालू के हमलों की घटनाएं पिछले 2 महीनों में तेजी से बढ़ी हैं। अक्टूबर से अब तक 14 हमले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विभाग ने सभी जिलों के डीएफओ को स्थानीय लोगों से लगातार संवाद बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में आज सुबह बासपुर रोड स्थित द्रोड़ा सागर पर लगे पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल पिछले काफी समय से काशीपुर के आबादी वाले द्रोड़ा सागर तीर्थ क्षेत्र के गोविशार टीले और आसपास के इलाकों में गुलदार की लगातार दस्तक बनी हुई थी। कई बार गुलदार देखा भी गया और पहले पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन गुलदार की संख्या अधिक होने के चलते लगातार इसकी दस्तक यहां देखी गई है। जिन राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने अपने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनको दिसंबर माह से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। राशन वितरण में पारदर्शिता को लेकर सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को केवाईसी कराने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन जिले में अभी तक 50% उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी कराई है। ऐसे में 30 नवंबर तक हर हाल में परिवार के मुखिया और सदस्यों को केवाईसी करानी होगी। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक ऐसा नहीं करता तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है, तो इसलिए जो है इसे ई-केवाईसी कहा गया है। और ई-केवाईसी के अंतर्गत हमने जो है समस्त जो हमारी ज़िले की दुकानें हैं 1047, हमने उन पे ई-पॉज मशीनें लगा दी हैं। और उन ई-पॉज मशीनों में प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी कार्ड धारक वहाँ जाए अपना आधार कार्ड लेके, और आधार कार्ड लेके जाके वो उनका जो है जब उसमें आधार नंबर डालते हैं तो उसमें उसका राशन कार्ड की डिटेल खुल जाती है, और उस पर बायोमेट्रिक करने के बाद है तो जो है आइरिश के माध्यम से या OTP के माध्यम से उसका ई-केवाईसी संपन्न हो जाता है। इसमें परिवार के सारे सदस्यों को एक एक करके जाना पड़ेगा, एक एक करके या एक साथ सारे परिवार के सदस्यों को जाना पड़ेगा। और जो भी जितने भी कार्ड धारक हैं वो अपने पूरे परिवार के सदस्यों को लेके किसी भी जो भी नज़दीक की जो भी राशन की दुकान है उस पर वो अपना ई-केवाईसी करा लें। ड्रग्स फ्री कैंपस अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया है। पुलिस प्रशासन डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए 10 छात्रों के ब्लड सैंपल करते हुए 45 छात्रों की मेडिकल जांच कराई है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि सभी छात्रों से पहले ही ड्रग टेस्ट के लिए कंसेंट फॉर्म भरवाए गए थे, जिससे स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि नशा छोड़ो वरना कार्रवाई को तैयार रहो। इस अभियान के तहत अन्य शिक्षण संस्थानों में भी जल्द औचक निरीक्षण किए जाएंगे। बीते कुछ समय पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के कारण कई बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी प्रतिबंधित दवाइयों के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। प्रतिबंधित दवाइयों की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी कर रहा था। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस और एसओजी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों
और कफ सिरप का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में बीती शाम पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक नशीली दवाइयों का गोदाम पकड़ा है। पुलिस ने नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में जिले के अधिकारियों और निकायों की बैठक की, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में निकायों के बेहतर प्रदर्शन किए जाने और शीतकालीन तैयारी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निकाय अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छता के मानकों को पूरी तैयार करें। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण में भी निकाय पूरी तरह ध्यान दें और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस शीतकालीन में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। इस वजह से रैन बसेरे वह जलौनी लकड़ी की व्यवस्था सहित निराश्रित लोगों को कंबल बांटने जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।